इसमें हमको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है जैव प्रक्रम का जो सबसे पहला कह लीजिए पाठ है वो है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव विभिन्न पोषक तत्वों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने भोजन का संश्लेषण खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। ठीक है, ऐसे सजीव को स्वपोषी कहते हैं और इसमें हम हरे पौधे तथा शैवाल को लेते हैं। मतलब हरे पौधे और शैवाल ऐसे सजीव हैं जो अपने भोजन का संश्लेषण खुद करते हैं, इसीलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, पोषण का दूसरा प्रकार है परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने भोजन का संश्लेषण खुद नहीं करके वो अपने भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर रहता है। मतलब स्वपोषी द्वारा संश्लेषित भोजन को जो जीव खाता है उसे हम परपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी द्वारा संश्लेषित भोजन का उपयोग इस दुनिया के जितने सारे जीव करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। परपोषी में हरे पौधे तथा शैवाल को छोड़ करके बाकी सभी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मत करो शुरू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परपोषण। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण और एक होता है प्राणी सम पोषण। ठीक है, ध्यान रखना। मृतजीवी पोषण को अंग्रेजी में कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आगे का जो है हमको पढ़ना है परपोषण। परपोषण होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण और एक होता है प्राणी सम पोषण। ठीक है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वह पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। समझ में आ रही है बात? मृतजीवी ऐसा पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सड़े गले मृत शरीर से प्राप्त करते हैं परपोषण। ठीक है, मृतजीवी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले मृत शरीर से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, ऐसे पोषण कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि करते हैं। ठीक है, मतलब मृतजीवी जो है पोषण कौन कौन करता है? कवक करता है, बैक्टीरिया करता है, प्रोटोजोआ करता है। बैक्टीरिया मतलब सूक्ष्मजीव होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, ये सब जो है आपको मृतजीवी पोषण करता है। इसमें एक बहुत प्रचलित वर्ड है, वो है अपघटक। बहुत ज्यादा वीवीआई है। आपको क्वेश्चन आता है अपघटक किसे कहते हैं, अपघटक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बहुत ज्यादा वीवीआई है ये आपका अपघटक। क्या ये अपघटक है? ठीक है, तो अपघटक जो है ये मृत शरीर को सड़ा के गला करके बिल्कुल उसको जो है सरल पदार्थ बना देता। ठीक है, और उसके बाद उस शरीर में जो मूल पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें जो पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व जो होता है उस पोषक तत्व को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता। ये कोई और नहीं, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ही है। ठीक है, उसी को आप घटक भी बोलते हैं।
ठीक है। तो अपघटक से आप समझते क्या है, अपघटक करता क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कि अपघटक जो है वह मृत शरीर को सड़ा गला कर उसको मूल तत्व में परिवर्तन कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। उसका जो पोषक तत्व होता है उस शरीर में, उसके शरीर से पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है और उसको सड़ा गला करके मिट्टी में मूल रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है, मिट्टी में एक प्रकार का उर्वर शक्ति बढ़ाने वाली एक प्रकार का पदार्थ बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं, ह्यूमस। क्या कहते हैं, यह भी बहुत प्रचलित शब्द है, ध्यान में रखिएगा, ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस के बनने में अपघटक का बहुत बड़ा योगदान, ठीक है। तो अपघटक बहुत विधियाई है, ध्यान में रखिएगा। कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यह सब अपघटक ही है। क्या है, यह सब अपघटक ही है। ये करता क्या है, ये शरीर को गला पचा करके उससे मूल पोषक तत्व जो उसका होता है उसको वह ग्रहण कर लेता है और शरीर को मूल तत्व में परिणत करके मिट्टी में मिला देता है, ठीक है। ये आपका अपघटक हो गया, मृतजीवी पोषण हो गया, ठीक है। ऐसे जीव को मृतजीवी कहते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं, ऐसे जीव को मृतजीवी भी कहा जाता है, ध्यान में रखिए। ऐसे जीव को मृतजीवी भी कहा जाता है। अब है आपका दूसरा परजीवी पोषण। पर मैंने पढ़ाया, पढ़ाया मैंने दूसरा, दूसरे जीव पर रह करके, दूसरे जीव पर निर्भर रह करके अपने भोजन को जो करता है, अपना जीवन यापन करता है, उसे हम परजीवी पोषण करते हैं। परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर निर्भर रह करके करता है। ऐसे जीव को परजीवी कहा जाता है। और ऐसे जीव में गोलकृमि, हुकवर्म, ठीक है, टेपवर्म, मलेरिया परजीवी आदि इसमें आता है, ठीक है। ठीक है, अगला है आपका प्राणी संपोषण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और प्राणी संपोषण को अंग्रेजी में कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। प्राणी संपोषण मतलब हुआ प्राणी जैसा पोषण जो करता है उसको हम, ठीक है, ऐसे पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी कैसा पोषण करता है, हम लोग अपना भोजन कैसे लेते हैं, ठोस या द्रव रूप में लेते हैं ना। तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन, ठीक है, ठोस या द्रव रूप में लेता हो उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। ऐसा पोषण अमीबा करता है, ठीक है, या मेढक करता है। ऐसा पोषण आपको मनुष्य भी करता है। ऐसे जीव को प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे जीव को प्राणी संपोषी जीव कहते हैं, ध्यान में रखिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको आता है प्रकाशन संश्लेषण। क्या आता है, प्रकाशन संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाशन संश्लेषण की सरल परिभाषा आप सबने पहले पढ़ी होगी, ठीक है। वो है कि हरे पौधे जमीन से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन संश्लेषित करता है, जिसे हम प्रकाशन संश्लेषण कहते हैं। ये सरल परिभाषा थी, हम लोग 7-8 क्लास में पढ़े थे, ठीक है। उसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ करके अब हमको सीखना है। 10 क्लास में जो आपको परिभाषा पढ़ना है वो परिभाषा है, ठीक है, कि
हरे पौधे सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को स्थिरीकरण करके कार्बनिक अणु ग्लूकोज में बदलता है। इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें सरल अकार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल स्थिरीकृत होकर कार्बनिक अणु ग्लूकोज में परिणत होता है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप 2-3 बार वीडियो को पीछे करके इसको देख लीजिएगा ताकि आपको बातें समझ में याद हो जाए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया में होता क्या है? होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। ठीक है, और यही ग्लूकोज हम लोग खाते हैं। परवल खाते हैं, बैगन खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोग खाते हैं सब में ग्लूकोज होता है। सबके फल में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। या ग्लूकोज जो है उस पौधे के फल में मौजूद होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से संयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस। यही ऑक्सीजन गैस जो है आपको यहाँ से रंध्र से स्टोमाटा से होकर के यही ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में करते हैं। ऑक्सीजन हमारा प्राण वायु है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ऑब्जेक्टिव में आता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, और इसका उपोत्पाद क्या है? ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका उपोत्पाद, उप उत्पाद मीन्स क्या? उप उत्पाद। क्या? उप उत्पाद। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन है। उप उत्पाद आपको ऑक्सीजन है, उत्पाद आपको ग्लूकोज है प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का के बारे में आइए थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट में एक तत्व होता है, ठीक है, पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कह लीजिए या फिर इसको आप हरित लवक कह लीजिए या फिर आप इसको वर्णहरित कह लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। पत्तियों का रंग हरा इसी क्लोरोफिल या हरित लवक या वर्णहरित के कारण होता है। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसीलिए इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए क्यों यही होती है? क्योंकि दुनिया में केवल एक ही पदार्थ को ऐसी क्षमता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर सके। क्या कर सके? अवशोषित कर सके। किसको? सूर्य के प्रकाश को। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित क्यों करना है, यह सभी बात हम लोग क्रिया विधि में पढ़ेंगे। किस विधि में पढ़ेंगे? क्रिया विधि में। मतलब क्रिया विधि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया विधि का वर्णन करें। ठीक है, यह एक क्वेश्चन आता है, इसका जवाब हम लोग हम आपको यहाँ देंगे। ठीक है, तो फिलहाल प्रकाश संश्लेषण का स्थान के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रकाश संश्लेषण का स्थान आपको क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी के वजह से पत्तियां हरी होती है। आदि से लेके अंत तक प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। प्रकाश
प्रकाशन संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया आदि से लेकर के अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। प्रकाशन संश्लेषी, ठीक है, प्रकाशन संश्लेषण जो है वह अभिक्रिया वह आपको पत्तियों में होती है, ठीक है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्तियों में, ठीक है। इसीलिए प्रकाशन संश्लेषी अंग कहा जाता है किसको? पत्तियों को। क्या कहा जाता है? प्रकाशन संश्लेषी अंग कहा जाता है पत्तियों को। और यह जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल, हरित लवक, पर्णहरित, ठीक है, एक ही नाम है, ठीक है, एक ही चीज है, तीन नाम है उसका, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशन संश्लेषी अंगक। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशन संश्लेषी अंगक। इसको कहते हैं प्रकाशन संश्लेषी अंगक, ठीक है। और पत्तियों को कहा जाता है प्रकाशन संश्लेषी अंग, ठीक है। अब आपको एक 2 नंबर का सवाल आता है, प्रकाशन संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो कच्चा पदार्थ कौन कौन होता है? मतलब प्रकाशन संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें आपको 1 नंबर में है पर्णहरित, जो कि पत्तियों में के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दूसरा है आपको, ठीक है, ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है? पर्णहरित पत्तियों से प्राप्त हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कच्चा पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से प्राप्त होता है? वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है। तीसरा जो प्रकाशन संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ है वो है जल। ये कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी से प्राप्त होता है। और जो चौथा कच्चा पदार्थ है वो है सूर्य प्रकाश। ये कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। कोई दिक्कत समझने में? अब है संपूर्ण क्रियाविधि प्रकाशन संश्लेषण। देखिए, प्रकाशन संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाविधि 2 भागों में होती है, 2 चरणों में होती है। कितने चरण में? एक चरण को कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया और दूसरे चरण को कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब हम चलते हैं पहले चरण में, ठीक है, जिसको हम प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले जानिए कि इसको हम प्रकाश अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की सहायता से होता है, सीधी सी बात। अब इसमें है कि पहला चरण में होता क्या है। तो पहला चरण में हरे पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिणत कर देती है। यह विकिरण ऊर्जा करता क्या है? यह विकिरण ऊर्जा जमीन से, पृथ्वी से लिए गए जल को 2 भाग में तोड़ देता। पहला भाग हाइड्रोजन होता है और दूसरा भाग, पहला भाग हाइड्रोजन होता है और दूसरा भाग ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन रंध्र होकर के पत्तियों से बाहर चली जाती है और वो हम लोगों के पास आती है, हम उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। शेष बचा हाइड्रोजन जो है इस पूरी प्रक्रिया को जितना भी हम बताएं, क्या हरे पौधे की पत्तियों क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिणत कर देती है। यह रासायनिक ऊर्जा पृथ्वी से लिए गए जल को 2 भागों में तोड़ देती है। पहला भाग हाइड्रोजन होता है और दूसरा भाग ऑक्सीजन। यह संपूर्ण क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की सहायता से होती है, इसलिए इस संपूर्ण अभिक्रिया को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का
अगला कार्य शेष कार्य प्रकाश, शेष कार्य में प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दैट मीन्स प्रकाश संश्लेषण के शेष क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। अब इस पहले चरण में जो हाइड्रोजन बचता, ऑक्सीजन जो बचा वो तो हम लोगों के पास चले आया पत्तियों के रंध्र स्टोमाटा द्वारा निकल करके। ठीक है। और जो हाइड्रोजन बच जाता है वो हाइड्रोजन, ठीक है, वायुमंडल से लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? अभिक्रिया। और अभिक्रिया करके आपको ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? इस अभिक्रिया में प्रकाश की कहीं कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। मतलब कि प्रकाश अभिक्रिया में जल का विघटन होता है। क्या होता है? जल का विघटन। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाविधि में जो है वह 2 चरण में होती है। पहले चरण में प्रकाश जल को 2 भागों में तोड़ता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। इसमें जल का विघटन होता है। और दूसरे चरण में हाइड्रोजन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है। ये आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि थी। ठीक है। आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का आंसर भी नोट्स में इसी तरह से मिलेगा। ठीक है। आप उसको याद कर लेंगे क्योंकि जरूरी है। वो वीवीआई सवाल है एक, प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाविधि का वर्णन करें। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाविधि का वर्णन करें। संपूर्ण क्रियाविधि का वर्णन करें। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपको प्रकाश संश्लेषण से ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ सकता है हम आपको बता देते हैं। ये जो है स्टोमाटा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है। कि पत्तियों के किस भाग से ऑक्सीजन का निष्कासन या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? रंध्र या स्टोमाटा से। किससे? रंध्र या स्टोमाटा से। ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाविधि कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में, प्रकाश अभिक्रिया और प्रकाशिक अभिक्रिया। जल का विघटन या कह लो जल का अपघटन, एक ही बात। किस अभिक्रिया में होता, किस प्रक्रिया में होता है? प्रकाश अभिक्रिया में। ग्लूकोज का संश्लेषण किस प्रक्रिया में होता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। ये आपका प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ में क्या क्या शामिल है? तो सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। ठीक है। ये 4। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? सूर्य प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल पृथ्वी से, क्लोरोफिल पत्तियों से। ठीक है। तो ये रहा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि और पोषण के प्रकार। ठीक है। चलिए इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे। पोषण हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्रकाश संश्लेषण में 1-2 बातें और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसमें एक सवाल आता है कि आप कैसे साबित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, यह बात आप कैसे साबित करेंगे? ये एक सवाल आता है। तो देखो, साबित करने के लिए हमको ये देखना होगा कि क्लोरोफिल के अनुपस्थिति में पौधों में भोजन का निर्माण होता है कि नहीं, उसमें स्टार्च का निर्माण होता है कि नहीं।
अगर ये बात हमको मालूम चल जाए तो फिर हम समझेंगे कि क्लोरोफिल की आवश्यकता है कि नहीं, तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा पत्ती लेना है जिसमें कहीं क्लोरोफिल होता है और कहीं नहीं होता है। तो ऐसी पत्ती के लिए हम करोटन या कॉलियस का चित्तीदार पौधा लेंगे। करोटन देखें ना, जिसको हम लोग करोटन जिसको बोलते हैं, उसकी पत्ती में कहीं कहीं पीला पीला धब्बा होता है। हम क्या करेंगे, वैसी एक पत्ती ले लेंगे। इसके लिए सामग्री में एक कलम ले लीजिए नीला या काला कलर का, एक बीकर ले लीजिए, बीकर शीशा का होता है, नली टाइप का, परख नली बोलते हैं इसको। एल्कोहल ले लीजिए, वाटर बाथ लीजिए, पेट्री डिश लीजिए थाली टाइप का, ठीक है। आयोडीन ले लीजिए। अब देखिए करेंगे हम लोग क्या करेंगे, वह जो क्रोटन का पौधा होता है, पत्ती होती है, उस पत्ती को, एक पत्ती को तोड़ के ले आइए आप। उसमें जहां जहां पीला पीला धब्बा है वहां वहां कलम से घेर दीजिए, वहां वहां क्या करिए, कलम से। उसके बाद उस पत्ती को आप परख नली बीकर में पानी डालकर उस बीकर में उस पत्ती को पानी के साथ गर्म करिए, उबालिए, खूब उबाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप एल्कोहल दे दीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, कुछ भी थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद एक वाटर बाथ लीजिए, बड़ा सा टब, उसमें पानी, ठीक है। उस पानी में उस बीकर को रख करके गर्म करिए। ठीक, बहुत गर्म हो जाएगा जब, तब आप देखिएगा कि बीकर का जो पानी होगा ना, वो धीरे 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 हरा होते जाएगा। मालूम है कैसे? क्योंकि पत्ती में जो हरा रंग था ना, वो हरा रंग एल्कोहल के साथ गर्म करने के बाद वह हरा रंग पत्ती में से निकल गया। हरा रंग पत्ती में से क्या हुआ, निकल गया। अब उस बीकर को पत्ती के साथ रख दीजिए कहीं पर 4-5 घंटे, ठीक है। ठंडाने दीजिए। ठंडाने के बाद उस पत्ती को निकाल लीजिए और उसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद क्या करिए, उसको जो है एक थाली टाइप पेट्री डिश में उसको रख दीजिए और उसके ऊपर से आयोडीन का बूंद गिराइए, पत्ती पर आयोडीन का बूंद गिराइए। कहीं कहीं पत्ती, पूरा पत्ती हो जाएगा आपको नीला। पत्ती कैसा हो जाएगा, नीला। कहीं कहीं नीला नहीं होगा। कहाँ, जहां आप कलम से पीला वाला भाग को घेरे थे, वहां पर नीला नहीं होगा पत्ती। जहां जहां पत्ती नीला हो गया, समझिए कि वहां वहां स्टार्च बना था, और जहां पत्ती नीला नहीं हुआ, समझिए वहां पर स्टार्च नहीं बना था। क्योंकि स्टार्च ही जब स्टार्च ही जब आयोडीन के संपर्क में आता है तो नीला होता है। इसका मतलब पत्ती जहां जहां नीला नहीं हुआ, वहां वहां स्टार्च नहीं था। आप देखिएगा कि जहां जहां कलम से घेरे थे, वहीं वहीं नीला नहीं होगा पत्ती। काहे, वहां पर पीला कलर का था पत्ती पर धब्बा, और पीले कलर के धब्बा के पास क्लोरोफिल नहीं था। जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, और इसीलिए वहां पर स्टार्च नहीं बना, और वहां स्टार्च नहीं मिला, इसीलिए आयोडीन के संपर्क में आने पर वह पत्ती नीला नहीं हुआ। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि पत्ती में जहां जहां क्लोरोफिल था वहां वहां स्टार्च बना, जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां स्टार्च नहीं बना। अतः प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना अत्यावश्यक। हमने ये बात जो आपको बताया, यह पूरी बात आप क्या करेंगे, भाषा बना के लिखेंगे। कैसे, वो भी हम बता देते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है, सिद्ध करें, साबित करें कि प्रकाश
संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है। आप लिखिएगा, इसे साबित करने के लिए मैं निम्नलिखित सामग्री लूंगा। नंबर 1 क्रोटन या कोलियस का चित्तीदार पौधा, नंबर 2 कलम, 3 बीकर, 4 एल्कोहल, 5 वाटर वाश, 6 पेट्रोलियम, 7 आयोडीन। इतनी सारी सामग्री लूंगा। उसके बाद क्रोटन के चित्तीदार पौधों पर जहां जहां पीला पीला धब्बा होता है वहां मैं लाल या नीला या काला कलम से उसे घेर दूंगा। घेरने के बाद उस पत्ती को पानी के साथ बीकर में डालकर गर्म करूंगा, उबालूंगा। उसके बाद अल्कोहल की कुछ बूंद उस गर्म पानी में दूंगा। उसके बाद उस बीकर को वाटर बाथ में ले जाकर के पुनः उबालूंगा। उसके बाद उस पत्ती को बीकर के साथ 4-5 घंटे के लिए छोड़ दूंगा ताकि वह पत्ती पूरी तरह से ठंडी हो जाए। उसके बाद उस पत्ती को बीकर से बाहर निकाल करके अच्छी तरह से धो लूंगा। धोने के बाद उस पत्ती को पेट्री डिश में रख करके आयोडीन की कुछ बूंद उस पर डालूंगा। ठीक है। उसके बाद स्पष्ट होता है कि जहां जहां पत्ती नहीं था, जहां जहां पत्ती में क्लोरोफिल था, पहले आप ये बात लिख लीजिएगा कि आयोडीन की बूंद डालने के बाद पत्ती नीली हो जाती है। नीली हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पत्ती में कहीं कहीं नीला नहीं हुआ है और वहीं नीला नहीं होता है जहां पर मैंने पहले ही काला या नीला कलम से घेर रखा था, क्योंकि वहां पर पत्ती का रंग पीला था, वहां पर क्लोरोफिल नहीं था। और बाकी सभी जगह पत्ती नीली हो गई। इसका मतलब वहां जहां जहां नीली हुई वहां पत्ती में स्टार्च मौजूद था, लेकिन जहां नहीं हुई वहां स्टार्च मौजूद नहीं था। स्टार्च मौजूद नहीं रहने का कारण हुआ कि वहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पर पत्ती पीली थी तो क्लोरोफिल नहीं था तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई। अतः इस प्रयोग से साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल वही होती है जहां पर क्लोरोफिल होता है। हो गया। इस तरह से भाषा बनाए। इसी तरह का भाषा इसमें भी हम एक ही बार आपको बना के दिखाते हैं। यह सवाल आपको आता है, साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक, इसके लिए मालूम है हम क्या करेंगे। एक चौड़ा मुंह वाला बोतल लेंगे बड़ा वाला, और एक लंबा पत्ती लेंगे, लंबा वाला पत्ती लेंगे जिसका पत्ती लंबा होता है। वो पत्ती गमला में लगा हुआ पौधा लेंगे। ठीक, उसके बाद पीला वाला पत्ती जो है, यह जो लेंगे चौड़ा मुंह वाला जो बोतल लेंगे वो लेंगे कॉर्क लगा हुआ। कॉर्क होता है रबर का जो ढक्कन उस पर लगा होता है, वो कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क लगा हुआ, उस कॉर्क को बीच में काट देंगे। काटने के बाद बड़ी सावधानी से पीली वाली पत्ती का आधा उस कॉर्क में घुसा देंगे। उसके बाद उस कॉर्क को जो है एक बोतल में लगा देंगे। लगाने से पहले बोतल में कास्टिक पोटाश देंगे। क्या देंगे? कास्टिक पोटाश। एक चौड़े मुंह वाली बोतल लेंगे, बोतल में कास्टिक पोटाश देंगे। कास्टिक पोटाश देने के बाद रबर वाले कॉर्क में लंबी वाली पत्ती का आधा भाग घुसा देंगे। उसके बाद उस कॉर्क को ढक्कन में लगा देंगे, बोतल में लगा देंगे। अब सोचिए कैसा होगा। पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर चला जाएगा, आधा भाग बोतल के बाहर रहेगा। समझ में आई बात की नहीं है? समझ में आ गई है ना बात? जगह भी नहीं है। समझ में आ गई है ना बात? आप एक बार इस चित्र को देख लीजिए। आप पेज नंबर निकालेंगे 5 में सबसे नीचे देखिए, एक लंबी पत्ती वाला पौधा लिया है, गमला में लगा हुआ। ठीक है, उस पत्ती का आधा भाग
कॉर्क को काट करके बीच में घुसा दिया है और उसके बाद बोतल में कास्टिक पोटास दे करके कॉर्क लगा दिया। अब बताइए क्या होगा? अब बताइए क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? कास्टिक पोटास बोतल में इसलिए दिया गया क्योंकि बोतल के अंदर जो वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड पहले से होगा वह कास्टिक पोटास कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। क्या कर लेगा? सोख लेगा। ठीक है, अब बोतल में कुछ नहीं बच जाएगा, कोई गैस नहीं बचेगा। ठीक है, अब वह पत्ती उस बोतल में डाल दिया। अब जब धूप में रखेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। काहे कि पत्ती को धूप मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। जल भी गमला में रखे पौधे, गमला में रखा पौधा लिए हैं इसलिए जल भी मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बोतल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कास्टिक पोटास सोख लेगा, बोतल में कुछ नहीं बच जाएगा। पत्ती को सब कुछ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। ठीक है, तब देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कि नहीं। ठीक, इसके लिए चलिए इस प्रयोग को अब हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा झलक आपको दिखला रहे थे। ठीक है, इस प्रयोग को हम शुरू करते हैं। अब कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले लंबी पत्ती वाले पौधे को लेकर 3-4 दिनों तक आप अंधेरा में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए? अंधेरा में। 3-4 दिनों तक अंधेरा में रख दीजिए। हो सके तो गोदरेज में बंद कर दीजिए, अलमीरा में बंद कर दीजिए। ठीक है, रूम का लाइट ऑफ कर दीजिए। बिल्कुल अंधेरा में आप क्या करिए, लंबी पत्ती वाले पौधे का एक गमला लेकर के उसको 3-4 दिनों तक अंधेरा में रख दीजिए। अंधेरा में क्यों? क्योंकि अंधेरा में जब आप रखिएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, सूर्य प्रकाश नहीं मिल सकेगा ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो स्टार्च नहीं बनेगा। स्टार्च नहीं बनेगा तो पत्ती में जितना स्टार्च पहले से बना हुआ है वह सारा स्टार्च जो है पौधा का भरण पोषण करने में खत्म हो जाएगा। पत्ती का स्टार्च खाली हो जाएगा 3-4 दिन। तब उस पत्ती को बीच में कटे हुए कॉर्क में सावधानी से आधी पत्ती को घुसा करके और कास्टिक पोटास वाले गमले में कॉर्क लगा देंगे। उसके बाद इस सेटअप को धूप में 3-4 घंटों के लिए, 5 घंटों के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर प्रयोग बता रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखना है आशा बना के। उसके बाद फिर उस बोतल को उठा के लाएंगे अलग में, पत्ती को तोड़ लेंगे, फिर से वही काम, बीकर में पानी दे करके पत्ती को गर्म करेंगे। गर्म करने के दौरान हम देखेंगे कि नहीं, गर्म करने के दौरान जो है जब गर्म हो जाए तब आप क्या करिए, उसमें थोड़ा सा एल्कोहल, 2-4 बूंद एल्कोहल डाल लेंगे। उसके बाद उस बीकर को उठा करके वाटर बाथ में ले जा करके पुनः गर्म करेंगे। तब देखेंगे कि बीकर का रंग पानी, रंगहीन पानी जो है वह धीरे धीरे हरा होते जाएगा। तब हम समझेंगे कि वो पत्ती का हरा वाला रंग निकल रहा है। ठीक है, पत्ती का हरा वाला रंग निकल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, जब पत्ती बिल्कुल रंगहीन हो जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उस पत्ती को 3-4 घंटे तक दे देंगे, ठंडा होने के लिए दे देंगे। उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो उस पत्ती को निकाल करके अच्छी तरह से धो करके पेट्री डिश में रखेंगे। पेट्री डिश में रखेंगे तब उसके ऊपर आयोडीन का घोल गिराएंगे, और आयोडीन का जब घोल गिराएंगे तो आधा पत्ती लाल मिलेगा देखने के, नीला मिलेगा देखने के लिए, और आधा पत्ती रंगहीन मिलेगा देखने के लिए। अब हम बताते हैं कि कौन सा भाग नीला मिलेगा और कौन सा भाग रंगीन होगा।
पत्ती को जो हम कॉर्क में घुसा करके आधी पत्ती को बोतल के अंदर कर दिए थे, वह वाला भाग बिल्कुल रंगहीन दिखाई देगा, क्योंकि उस वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बोतल में कास्टिक पोटास दिए थे जो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लिया था, और उसके बाद सेटअप को हम धूप में रखते थे। तो धूप में जाने के बाद उस पौधे को सब कुछ मिलना शुरू हुआ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। इस वजह से उस पत्ती में क्या नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई, स्टार्च नहीं बना। इसी वजह से आयोडीन डालने के बाद पत्ती का वह भाग नीला नहीं हुआ, और जो भाग बाहर में था उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई, क्योंकि बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड से मिला और वह भाग नीला। यह प्रयोग साबित करता है कि यदि किसी स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक आ सकता है, बीबीआई है। ठीक है, तो आप तैयार करके रखिए, तैयार इसी तरह से अपने भाषा में रखिए। ठीक है, बहुत अपने भाषा में रखिएगा तैयार कर। ठीक है, एक पत्ती लेना है, पत्ती को लेकर के बीकर में डालना है, बीकर में पानी देकर के गर्म करना है, गर्म करने के कुछ देर बाद जो है अल्कोहल डाल करके फिर से गर्म करना है। उसके बाद अल्कोहल उस पत्ती के रंग को निकाल करके पत्ती रंगहीन बना देगा, और उस रंगहीन पत्ती को 4-5 घंटे ठंडाने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद उस पत्ती पर आयोडीन की बूंद डालना है। आयोडीन की बूंद डालने के बाद पत्ती नीला हो गया तो उस स्थान पर स्टार्च बना, पत्ती नीला नहीं हुआ, उस स्थान पर स्टार्च नहीं बना। जिस स्थान पर स्टार्च बना उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, जिस स्थान पर स्टार्च नहीं बना वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वाला प्रयोग है, तो क्लोरोफिल डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्रयोग है तो कार्बन डाइऑक्साइड डालना है। दोनों प्रयोग में सेम बात, एक ही बात, चेक दोनों में वही करना। ठीक है, आलू को भी अगर चेक करना है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, तो आलू को काट के उस पर आयोडीन गिरा दीजिए, नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, आप समझिए इसमें स्टार्च है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आपके सिलेबस में एक छोटा सा बात है, जंतुओं में पोषण। हालांकि बहुत छोटा बात नहीं है ये, इसमें फिर मानव में पोषण कैसे होता है वो भी पढ़ना है। ठीक है, जंतुओं में पोषण के छोटे से भाग को हम लिए। ठीक है, अमीबा में पोषण, भी आई। अमीबा एक प्राणी संपोषी मृदु जलीय और एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जिसका आकार निश्चित नहीं होता। किसका आकार निश्चित नहीं होता? अमीबा का। अमीबा का भोजन क्या सब है? अमीबा अपना भोजन को शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम इत्यादि के रूप में करता है। मतलब अमीबा का भोजन जो है शैवाल है, बैक्टीरिया है, डायटम है और बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं। ठीक है, या फिर शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा अमीबा का भोजन होता है। अमीबा का जो भोजन है, पोषण, अमीबा में जो पोषण होता है वह 3 चरण में होता है। सबसे पहले वह भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण करने के बाद भोजन का पाचन होता है, और पाचन होने के बाद भोजन का बहिष्करण होता है। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? भोजन जो हम अपने मुख में ले करके भोजन खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं उसे? अंतर्ग्रहण। अब देखिए, जैसे हम लोगों को भोजन खाने के लिए मुंह है, ऐसे ही अमीबा को भोजन खाने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता और ना इसको मुंह होता है और ना भोजन बाहर करने के लिए कुछ होता है, इसको कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फिर ये अपना भोजन कैसे करता है? यह जो देख रहे हैं ना, यह है इसका कूटपाद। क्या ये? कूटपाद। कूटपाद की सहायता से ही अपना भोजन करता है। कैसे करता है? मान लीजिए उसको, अमीबा को यहाँ पे अपना भोजन दिख गया, उसको महसूस हुआ कि मेरा भोजन बगल में है, चाहे वह शैवाल हो या छोटा छोटा टुकड़ा हो या बैक्टीरिया हो या आपको डायटम इत्यादि कुछ भी हो, उसको लगा कि मेरे अगल बगल में भोजन है। वह क्या करता है? अपने इस दोनों कूटपाद को बढ़ाना शुरू करेगा। ठीक है, मान लीजिए इसका आकार तो निश्चित नहीं है होता है। ठीक है, यह अपना कूटपाद बढ़ाने लगता है। ठीक,
और थोड़ा बढ़ाएगा, उत्पाद यह क्या करेगा, और थोड़ा सा बढ़ा लेगा उत्पाद, थोड़ा और बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के धीरे 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 इस तरह से आप भोजन को चारों ओर से घेर लेता। घेरने के बाद इसको छोटा करते जाता, इसको क्या करता है, छोटा करता, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, धीरे 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 यहाँ पर एक भोजन रसधानी बन जाता है। क्या बनता है, भोजन रसधानी बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर भोजन को पूरा दबा करके जो है बिल्कुल यह भोजन को अपने शरीर के अंदर ले लेता, शरीर के अंदर में ही भोजन रसधानी में ही उसका पाचन हो जाता है। भोजन का पाचन जो है ना शरीर के रसधानी, भोजन रसधानी में ही हो जाता है, एंजाइम के द्वारा। किस द्वारा, एंजाइम के द्वारा। उसके बाद उससे जो ऊर्जा मिलती है वह ऊर्जा संपूर्ण शरीर में वितरित हो जाता है। और उसके बाद यह भोजन इसका जो अवशेष बचता है, ठीक है, व्यर्थ पदार्थ, इसका जो मल बचता है, उस मल को शरीर के किसी भी क्षेत्र में एक अस्थायी छेद किया और इसको बाहर निकाल करके अपना बंद कर लिया, ठीक है। उसका जो अवशेष बचा मल उसका बाहर निकाल दिया और फिर अपना शरीर जोड़ लिया। अमीबा कभी भी अपने शरीर को में एक अस्थायी छिद्र बनाता है और उसको पिचक देता है। उसके बाद फिर अमीबा अपना मस्त है, ठीक है। तो अमीबा में पोषण 3 प्रक्रिया में होती है। इस बात को भाषा बना के लिखना होगा यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अमीबा में पोषण 3 चरण में होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, ठीक है। और यह जो कूटपाद, यह जो है आपका, इसको हम कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम भी होता है, लेकिन पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के लिए, अंतर्ग्रहण करने के लिए एक छोटा सा स्थान होता है जिसे हम कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका मुख या साइटोस्टोम। चलिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक। अब जो हम लोगों को आगे पढ़ना है वो है मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है, मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ना है, ठीक है। देखिए, आहार नाल और इससे संबंधित सभी ग्रंथियां और पाचन क्रिया को मिला करके हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। आप पाचन तंत्र के निर्माण की यदि बात करें तो आहार नाल तथा इससे संबंधित पाचक ग्रंथियों और पाचक क्रियाओं को मिलाकर आहार नाल कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, पाचन तंत्र कहा जाता है, आहार नाल नहीं, पाचन तंत्र कहा जाता है। अब देखिए, पाचन तंत्र का जो सबसे पहला अंग है वो है मुख गुहा। ये हुआ आपका मुख गुहा, ठीक है। जहाँ से हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख गुहा, जहाँ से हम लोग भोजन का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण। इस मुख गुहा में हम लोगों को जीभ के बारे में पढ़ना है, दांत के बारे में पढ़ना है, स्वाद कलियों के बारे में पढ़ना है, उसके बाद दांतों का रचना और दांतों का प्रकार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग जीभ के बारे में पढ़ते हैं। आप सभी जीभ के बारे में भली भांति जानते होंगे। जीभ जो
हम जब भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं और उसे दांतों से जब चबाते हैं, तब जीभ जो है हमको क्या करता है, सहायता करता है भोजन को उलटने पलटने में। यदि देहाती भाषा में बात करें तो हम मुंह को उखड़ी कह सकते हैं, नहीं मुंह को कह लीजिए उखड़ी, और दांत जो है उसको कह लीजिए क्या, समाठ, और जो जीभ है उसको कह लीजिए ठोकड़ा। गांव में चूड़ा कूटने के लिए एक होता है ना उखड़ी, उसमें धान भूज करके गरम करके उसमें दे दिया जाता है और ठोकड़ा से खूब कूटा जाता है, और उसके बाद ठोकड़ा से नहीं समाठ से खूब कूटा जाता है और ठोकड़ा से उसको क्या करता है, उल्टाता है। एक हाथ में ठोकड़ा रहता है, एक हाथ से समाठ उठाया, ठोकड़ा से ऐसे किया, मार दिया, फिर उठाया, ठोकड़ा से ऐसे किया, मतलब धान जब सट जाएगा तो ठोकड़ा से उसको। उसी तरह से हमारे मुख में भी जब हम भोजन लेते हैं, जैसे हम मूढ़ी खा रहे होते हैं, अब मूढ़ी मान के चलिए मेहा गया, हवा लग गया मूढ़ी में, तो मूढ़ी जब मुंह में लेते हैं और जब उसको दबाते हैं तो क्या होता है, मूढ़ी हमारे दांत में जाके सट जाता है, तो उसको जीभ से नहीं उखाड़ लेते हैं और उसके बाद फिर दबाते हैं। दबाते दबाते जब मूढ़ी का हालत ख़राब तब हम उसको अंदर ले जाते हैं, है ना। चाहे हम चावल खा रहे हों, चाहे हम मूढ़ी खा रहे हों, चाहे हम रोटी खा रहे हों, ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले हम मुख गुहा में उसको लेते हैं और उसके बाद दांतों की सहायता से उसको हम चबाते हैं। चबाने के दौरान हमारा जो यहाँ पे लार ग्रंथि है उससे लार भी टपकता है, वह लार जो है उस रोटी में मिल करके उसको क्या करता है, पेस्ट चिपचिपा बनाता है। क्योंकि रोटी जितना सूखा रहता है, अगर उतना सूखा हम घोंटना चाहें, घोटाएगा। कभी रोटी का टुकड़ा तोड़ करके मुंह में रख के घोंटने का प्रयास करना, तो मेरे अंदाज से फंस जाएगा, नहीं घोटाएगा। हम क्या करते हैं, उसको पहले चबाते हैं। चबाने के दौरान लार ग्रंथि से निकला हुआ लार वो उसमें उस रोटी को और चिपचिपा बनाता है, फिर उसको और चबाते हैं, लार गिरते जाता है, चबाते जाते हैं, गिरते जाता है, चबाते जाते हैं, और उसके बाद जो है वह बिल्कुल चिपचिपा पेस्ट जैसा हो जाता है, मोटा पेस्ट जैसा, और उसके बाद हम लोग उसको अंदर ले लेते हैं। ठीक है। हालांकि चबाने के बाद जिस समय हम अंदर लेते हैं, अगर अंदर लेने से पहले ऐना लेकर के, दर्पण लेकर के देखोगे मुंह में, उसको देखने के बाद मेरे अंदाज से घोटा नहीं जाएगा, मेरे अंदाज से उल्टियों हो जाएगा देखने के बाद, ऐसा बन जाता है वो, है ना। इसमें कोई गलत बात नहीं ना था, रोज़ का प्रैक्टिकल है ही। तो अब देखिए, हमारे जीभ पर छोटा छोटा फुंसी टाइप का होता है, देखे हैं जीभ पर, ऐसे ऐसे करो ना, अभी वो पता चलता है, खड़खड़ करता है ऊपर में, देखा, उसको स्वाद कलियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, हिंदी में स्वाद कलियां बोलते हैं। हमको जो कोई चीज़ मीठा, तीता, खट्टा, कड़वा लगता है, वो उसी स्वाद कलियों की वजह से लगता है। वही स्वाद कलियां जो है हमें स्वाद दिलाने में का काम करती है। ठीक है। ठीक।
अब हम लोगों को बात करना है दांत के बारे में, उसके बाद दांत की रचना के बारे में, उसके बाद दांत के प्रकार के बारे में। एक बार गेट खोल के देख लीजिए। चलिए ये वाला फैन ऑफ कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। अब हम लोगों को पढ़ना है दांत के बारे में, दांत की रचना के बारे में, और उसके बाद दांत का प्रकार के बारे में। सबसे पहले दांत की रचना की यदि बात करें तो सबसे पहले ये जानिए कि ये वाला फैन ऑन करने बोले वहाँ से, प्लग के बगल वाला। दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको सिर बोलते हैं। इसको ऊपर वाला हिस्सा, दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिर बोलते हैं। और दांत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको, जो जड़ में, जड़ वाला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा या गर्दन। दांत के अंदर में मज्जा गुहा होता है। कहाँ पे? दांत जो है उसके अंदर वाले भाग में क्या होता है? मज्जा गुहा होता है। प्रत्येक दांत के भीतर ये होता है, ठीक है। और उसके ऊपर में, मज्जा गुहा के ऊपर में जो है, ये हमारा ऊपर वाला भाग जो होता है वो होता है दंतास्थि। क्या बोलते हैं उसको? दंतास्थि। दंतास्थि के ऊपर में एक परत बन जाता है जिसको हम लोग इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। परत बनता नहीं है, परत होता है। दांत के ऊपर में एक परत होता है, दंतास्थि के ऊपर में एक परत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनामेल, ठीक है। ये हो गया दांत की रचना। दांत का ऊपर वाला भाग ग्रीवा, सिर कहलाता है। जड़ वाला भाग जो क्या बोलते हैं? मसूढ़ा, ठीक है। जो मसूढ़ा में दबा होता है उसको हम लोग ग्रीवा या गर्दन बोलते हैं। और प्रत्येक दांत के भीतर मज्जा गुहा होता है। मज्जा गुहा के ऊपर दंतास्थि होता है, ठीक है। दंतास्थि मतलब दांत की हड्डी होता है। और दांत की हड्डी, दंतास्थि के ऊपर एक परत होता है जिसे हम लोग इनामेल कहते हैं। ये हो गया दांत की रचना, ठीक है। दांत की रचना जो है हम पढ़ लिए हैं, तो दंतास्थि भी पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके दंतास्थि 6 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग दांत का प्रकार पढ़ लेंगे, ठीक है ना। दंतास्थि 6 क्या होता है? जैसे जब हम चॉकलेट खाते हैं, चीनी से वाला कोई चीज़ खाते हैं, शर्करा युक्त कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जैसे मिठाई हो गया, जैसे टॉफ़ी हो गया, ठीक है, शर्करा युक्त सामान जब हम खाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? खाने के बाद हम अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, ठीक है। वह दांत जो है क्या करता है? सॉरी, ठीक है। जब हम शर्करा युक्त कोई चीज़ खाते हैं तो शर्करा युक्त कोई चीज़ खाने के बाद हमारा जो क्या बोलते हैं, दांत है, उसके ऊपर शक्कर का परत एक बन जाता है, ठीक है। और उस शक्कर पर बैक्टीरिया जो है वह अभिक्रिया करके एक प्रकार का अम्ल बना देता है, ठीक है। उस अम्ल को आप कैविटी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी, कैविटी। और यही कैविटी हमारे दांतों के सड़ने का कारण होता है। यह कैविटी इस दंतास्थि को सड़ा देती है, ठीक है, उसका क्षय कर देती है, ठीक है। क्या कर देती है? क्षय कर क्या कर देती है? क्षय। इसी को हम लोग दंतास्थिक क्षय बोलते हैं, ठीक है। कुल मिला करके दंतास्थिक क्षय
को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई मीठा सामान खाते हैं, शर्करा युक्त सामान खाते हैं, तब हम अपनी दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते। अब जैसे दिन में 4 बार टॉफ़ी खाते हैं तो 4 बार दांत साफ नहीं है ना कर लेते हैं। दिन में जब हम मिठाई खाते हैं तो मिठाई खाने के बाद हम अपना दांत साफ नहीं है ना कर लेते हैं, नहीं करते हैं। दांत साफ तो हम रोज़ सुबह में सवेरे ही करते हैं और उसके बाद अगले दिन सवेरे ही करते हैं। हम तो कई बार बोलते बोलते थक गए कि रात में सोने से पहले एक बार दांत साफ जरूर करना चाहिए, नहीं करता है स्टूडेंट। ठीक है, करना चाहिए लेकिन, ठीक है, हम तो अपने दांत को अच्छी तरह से साफ करते नहीं हैं शर्करा खाने के बाद। अब वह शक्कर पर जो है बैक्टीरिया काम करने लगता है और बैक्टीरिया उस शक्कर पर काम करके वहाँ पर अम्ल बना देता है। क्या बना देता है? अम्ल। ठीक है, वह अम्ल क्या करता है? हमारे दांत के दंतास्थि को क्षय करने लगता है और धीरे धीरे दांत में छिद्र हो जाती है। क्या हो जाती है? दांत में छिद्र हो जाती है, जिसे हम दंतास्थि क्षय बोलते हैं। ठीक है, 2 नंबर का ये बहुत VVI है, बहुत ज़्यादा VVI होगा। 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। दंतास्थि क्षय से आप क्या समझते हैं? आइए अब हम लोग दांत के प्रकार को जानते हैं। दांत होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है कतरनक, ठीक है, एक होता है भेदक। क्या होता है? भेदक। एक होता है चवर्णक और एक होता है अग्रचवर्णक। ठीक है, एक वयस्क व्यक्ति के मुख में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। उसमें जो है आपको आगे में जो देख रहे हैं 4 दांत ऊपर, 2 दांत ऊपर और 2 दांत नीचे आगे में देख रहे हैं ना, उसको हम लोग कतरनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कतरनक। ठीक है, उसके बगल में देखिएगा नुकीला दांत है, दोनों बगल से, ऊपर भी नीचे भी, बिल्कुल नुकीला दांत है। देखे हैं? एक बार जीभ को इधर उधर करके देख लीजिए। नुकीला वाला जो दांत है उसको हम लोग बोलते हैं भेदक। ठीक है, और चवर्णक जो है उसके पीछे चवर्णक होता है। भेदक के पीछे चवर्णक चौड़ा होता है, कम चौड़ा होता है, वो हम चबाने में काम आता है। क्या करने में काम आता है? चबाने में। और उसके आगे होता है अग्रचवर्णक, ये उससे भी ज़्यादा चौड़ा होता है, थोड़ा अधिक चौड़ा होता है और ये सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अग्रचवर्णक। ठीक है, तो कतरनक काटने में काम आता है। जैसे सेब खा रहे होते हैं, काटते हैं, है ना, सेब खाते हैं जब, अच्छा जब केतारी खाते हैं, गन्ना, तब क्या करते हैं? यहाँ पे नुकीला वाला का पास ले करके चीर देते हैं पकड़ के, है ना। पहले उसको यहाँ पे चवर्णक के पास रख कर उसको चबाते हैं खूब, और उसके बाद यहाँ पे भेदक के पास रख करके चीर देते हैं। जब हम लोग मांस खाते हैं, अगर मांस सीझा हुआ है, ठीक है, तब तो हम सीधे खींच लेते हैं इसी से। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा कम रहता है, ठीक, या कहीं खींचने में थोड़ा परेशानी होती है, उसको भेदक के पास पकड़ के खींच लेते हैं। जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उसका आगे वाला सब दांत भेदक होता है, भेदक जैसा होता है, नुकीला जैसा होता है। ठीक है, वो जो है मांस को चीर चीर के फाड़ फाड़ के खाता है, भेदक वाले दांत से ही। ठीक, अच्छा शाकाहारी जंतु जो है जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब का देखिएगा आगे में कतरनक होता है, काटने वाला होता है, फिर पीछे चबाने वाला होता है। ठीक है, मेन ये जो भेदक वाला दांत है ना, ये मनुष्य में जो मांसाहार का गुण है उस गुण का सेवा करने के लिए इस भेदक वाले दांत को दिया गया है। ठीक है, और शाकाहार वाले गुण का सेवा करने के लिए मनुष्य में कतरनक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कतरनक। ठीक है, चलिए अब दांत की कहानी ख़त्म। अब आगे है, दांत के बाद यहाँ पे लार ग्रंथियाँ खुलती है। क्या खुलती है? लार ग्रंथियाँ। क्या खुलती है? लार ग्रंथियाँ। देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ खुलती हैं। एक होता है पैरोटीड ग्रंथियाँ, एक होता है, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथियाँ, और तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्रंथियाँ। ठीक है,
लार ग्रंथि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला पैरोटिड लार ग्रंथियां होती है, दूसरा सब मैंडिबुलर लार ग्रंथियां होती है, तीसरा सब लिंगुअल लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, मनुष्य के मुख गुहा के बाद यहाँ पे आता है ग्रसनी। यहाँ क्या आता है? ग्रसनी। ग्रसनी में केवल 2 बातें पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे ग्रसनी होता है, ग्रसनी में केवल 2 बातें पढ़नी है। ठीक है, उसके पहले भाग को ग्रसनी ग्रसनी 2 भाग में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। ग्रसनी यहाँ पे 2 छिद्र होता है, वहाँ से ऊपर से आने के लिए 2 छिद्र होता है। एक होता है निगल द्वार, जिससे हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में प्रवेश जो करता है, पेट में जब जो जाता है वो ग्रसनी से हो करके जाता है। यहाँ पे एक निगल द्वार होता है, उस हो करके भोजन हम जो करते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ जो हम लेते हैं वो उसी निगल द्वार होकर के जाता है। वहाँ पर एक दूसरा छिद्र भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंठ द्वार। क्या बोलते हैं उसको? कंठ द्वार। क्या बोलते हैं? कंठ द्वार। यह जो कंठ द्वार है, इससे होकर के हम जो श्वास लेते हैं वह श्वास इस कंठ द्वार से होकर के जाता है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा, कंठ द्वार पे एक ढक्कन भी होता है कंठ द्वार पे, जिसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। ठीक है, कंठ द्वार पर, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, कंठ द्वार पर एक चौड़ी पट्टी होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो एपिग्लोटिस कहते हैं। समझ लीजिए, ये ढक्कन है, इसको ढक के रखता है। श्वास इसके अंदर से जा सकता है, लेकिन कोई ठोस या द्रव इस होकर के नहीं जा सकता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये ढक्कन खुलते बंद होते रहता है। ठीक है, जब श्वास हम लोग लेते हैं खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग खाने के समय में बोल लेते हैं। ठीक है, खा भी रहे हैं, अब मौसी के ससुराल के बारे में बात भी कर रहे हैं, मान लो दीदी के ससुराल जीजाजी के बारे में बात भी कर रहे हैं, खा रहे हैं और उधर कोई लंबी बात भी चल रही है। उस दौरान क्या होता है कि खा जो रहे होते हैं, चावल का एक कण कंठ द्वार से निकल करके मिस्टेक से, निगल द्वार से में न जा करके मिस्टेक से कंठ द्वार में चले जाता है। या कभी हम पानी पी रहे होते हैं, जैसे हबर हबर में खा रहे थे, यहाँ पर मानो अटक गया तो अब जल्दी से हबर धबर में पानी भी पीना है। तो हबर हबर में पानी पीने में क्या होता है कि पानी जो है निगल द्वार में नहीं जा करके कंठ द्वार में ही थोड़ा सा चले जाता है। तो जब कंठ द्वार में जाता है तो हमको सरकी लग जाता है, सरक जाते हैं। हम क्या करते हैं? तो सरक जाते हैं जब, तब मम्मी उधर से कहती है नानी याद करे हो तो नहीं, दादी कहेगी उधर से लागे छे मौसी याद करे छो। अरे इस तरह का कोई बात नहीं है, मौसी नानी यार कोई याद नहीं करती है। एक्चुअली में होता ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो वह भोजन जो है निगल द्वार में जाने के बजाय मिस्टेक से कंठ द्वार में जब चल जाता है, तब हमको एक माने बहुत ज़ोर से सरकी आ जाता, सरक जाते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रसनी। ग्रसनी के बाद जो ये आप देख रहे हैं, ये आपका सब लोग छू के देख लीजिए, ये जो है ग्रास नली है। ये क्या है? ग्रास नली। ग्रसनी के बाद ये हमारा ग्रास नली होता है। ठीक है, ग्रास नली जो होता है, हम जब मुख में अपने भोजन को चबाते हैं लार के साथ, वह भोजन जो है चबाने के बाद वह जो है एक मोटा पेस्ट के जैसा चिपचिपा पदार्थ हो जाता है, तो वह ग्रसनी से होकर के ग्रास नली होकर के ही वह जो है अमाशय में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इस रास्ते में ग्रास नली भी आता है। ठीक, तो ग्रास नली जो होता है ना, ये बहुत पतला होता है। ठीक, लेकिन इसमें बहुत अजीब तरह का गुण है। ग्रास नली में जैसे ही भोजन पहुंचता है, ग्रास नली में, ठीक है, हम जहाँ पे बोल रहे ग्रास नली बोल रहे, ग्रास नली आप अपने बुक और नोट्स में देखिए भी, केवल इधर मत देखिए, ग्रास नली को बुक और नोट्स में देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हम अपने भोजन को खाते हैं,
भोजन को जब हम चबाते हैं तो चबाने के दौरान वह चिपचिपा पदार्थ जब भोजन हमारे ग्रास नली में प्रवेश करता है तो ग्रास नली का दीवार में अपने से एक तरह का तरंग होने लगता है। ठीक है, ग्रास नली का दीवार कभी फैल जाता है, फैलना सिकुड़ना जो है साथ में चलने लगता है, फैलता है फिर सिकुड़ता है, फैलता है फिर। जैसे ही भोजन ग्रास नली में पहुंचा कि ग्रास नली अपना काम करना शुरू कर देता है, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़न फैलन। ठीक है, सिकुड़ना फैलना होते रहता है। सिकुड़ने फैलने की क्रिया को क्रमाकुंचन बोलते हैं। सिकुड़ने फैलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। और इसी क्रमाकुंचन की क्रिया के कारण भोजन जो है ग्रास नली में धीरे धीरे ससरता है, फिसलता है धीरे धीरे। ठीक है, इसी क्रमाकुंचन के कारण जैसे ही ग्रास नली में भोजन पहुंचा कि ग्रास नली जो है वह एकदम सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना होने लगता है, अपने वह फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है। एक तरह का तरंग उसमें उत्पन्न हो जाता है, अपने आप ऐसे 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 होने लगता है। इस वजह से भोजन जो है धीरे 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 वह घसकते जाता है, घसकते जाता है, घसकते जाता है, अंत में वह आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, ग्रास नली का इतना ही काम है और इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है। ग्रास नली सीधे जाकर के खुलता है आमाशय में। कहाँ खुलता है? आमाशय, जिसको हम पेट बोलते हैं। ठीक है, आप इसको टंकी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आमाशय को। ठीक है, तो आमाशय में पहुंच जाता है। ग्रास नली का इतना ही काम है। आमाशय के होते हैं 3 भाग। कितने भाग होते हैं आमाशय के? 3 भाग। पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा भाग होता है बाद वाला अंतिम वाला पाइलोरिक, और तीसरा मध्य वाला जो भाग होता है ये होता है फुंडिक। क्या होता है? फुंडिक। आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक कार्डियक, ठीक है, आगे वाले भाग को, अग्र भाग को कार्डियक कहते हैं, मध्य वाले भाग को फुंडिक भाग बोलते हैं, और अंतिम वाले भाग को पाइलोरिक छिद्र बोलते हैं। ठीक है, भोजन यहाँ पर भोजन में जो कार्य होना है अभी हम बात करेंगे, होने के बाद पाइलोरिक छिद्र होकर के ही यह भोजन आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है, इसी पाइलोरिक छिद्र के कारण। ठीक है, तो आमाशय का 3 भाग मैंने आपको बताया। आमाशय का जो दीवार होता है उसके दीवार पर एक स्तंभाकार, एक नहीं बहुत सारे स्तंभाकार जो है क्या कहते हैं, अंदर की ओर धंसा हुआ कोशिका होता है आमाशय के दीवार पर। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है जिन्हें एपिथीलियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपिथीलियम। स्तंभाकार एपिथीलियम कोशिकाएं होती है जो अंदर की ओर जगह जगह पर अंदर की ओर धसी होती है। ठीक है, उस धसे हुए भाग का कोशिका ही जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि का निर्माण करता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। आमाशय के भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथीलियम की कोशिकाएं होती है जो जगह जगह धसी होती है। उन जगह जगह धसी कोशिकाओं की सहायता से ही जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि का निर्माण होता है। इस जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि का काम क्या है? एक तरह के रस का स्राव करना। इस ग्रंथि से जिस रस का स्राव होता है उसे जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस कहते हैं। और यह जठर रस दिन भर में करीब करीब 3 लीटर स्रावित होता है। कितना? लगभग 3 लीटर जठर रस जो है प्रतिदिन हमारे शरीर में स्रावित होता है। ठीक है, ये जो जठर ग्रंथि होती है, यह जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। जठर ग्रंथि जो है यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, जिसमें पहला है आपका श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है आपका भित्तीय या अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा है आपका मुख्य कोशिकाएं, इसको हम जाइमेजिन कोशिकाएं भी बोलते हैं, जाइमोजिन कोशिकाएं भी बोलते हैं। अब देखिए, श्लेष्मा जिस तरह के रस का स्राव करती है उसे म्यूकस कहते हैं।
ठीक है। म्यूकस कोशिकाएं जो रस का स्राव करती है उसे म्यूकस कहते हैं। भित्तीय कोशिकाएं जिस तरह के रस का स्राव करती है उसे अम्ल कहते हैं, मतलब अम्लजन कोशिका है ये। तो यह एक प्रकार के अम्ल का स्राव करती है, उस अम्ल का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम होता है उसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जाइमोजिन कोशिकाएं जो है यह एक तरह के निष्क्रिय रस का स्राव करती है जिसको पेप्सिनोजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजेन। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिनोजेन पर कार्य करके उसे पेप्सिन बना देता है, और यह पेप्सिन क्या करता है? भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन बना देता है। क्या बना देता है? पेप्टोन। क्या बना देता है? तो ये हुआ आपको प्रोटीन का पाचन। हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का पाचन कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिनोजेन मिल करके। हाइड्रोक्लोरिक जो है पेप्सिनोजेन पर काम करके उसे पेप्सिन में बदल देता है, और पेप्सिन जो है वह भोजन के प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और पचाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम पेप्टोन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अल्सर वाली बात हम बाद में करेंगे। अभी हम अपने भोजन के प्रोटीन का पाचन करवाए हैं। अब हमारे भोजन में जो वसा होता है उस वसा का भी पाचन कर लेते हैं। ठीक है। हमारे भोजन में जो वसा होता है उसका भी पाचन होता है, और वह पाचन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है? यह एक तरह का एंजाइम है। क्या है? यह एक तरह का एंजाइम है, और यह एंजाइम जो है वसा को वसा अम्ल में बदल देता है, और फिर वसा अम्ल को गिल्सरॉल में बदल देता है। किस में बदल देता है? गिल्सरॉल में। इतना होने के बाद हमारा भोजन जो है एक तरह का गाढ़ा लेई के समान, पेस्ट के समान बन जाता है। ठीक है। उस पेस्ट को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और यह काइम हमारे अमाशय का जो तीसरा भाग था, लास्ट वाला पाइलोरिक छिद्र होकर के यह काइम छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। अब छोटी आंत में हम लोग भोजन का संपूर्ण पाचन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक प्रकार के घाव के बारे में जान लीजिए जिसको अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर। इस अल्सर वाला घाव जो है, इस अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है यह बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब जब हम, कारण इसका भूख है। इसका कारण क्या है? भूख। जब हम बहुत देर तक भूखे रह जाते हैं तब हमारे पेट में, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस समय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय में म्यूकस कोशिकाएं से जो म्यूकस निकलती है उस म्यूकस का स्राव घट जाता है। मतलब जब अम्लीय स्राव बढ़ता है तो फिर म्यूकस का स्राव घट जाता है, और ऐसी स्थिति में वह अम्ल जो है हमारे अमाशय के दीवार को थोड़ी क्षति पहुंचाती है। क्या क्षति पहुंचाती है? अमाशय के दीवार पर अंदर की ओर गोल गोल एक तरह का घाव हो जाता है जिसे हम अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर। इसे पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। इस तरह के घाव से बचने के लिए मनुष्य को समय पर भोजन कर लेना चाहिए। सुबह में 7 बजे तक आप कुछ ना कुछ नाश्ता कर लीजिए। उसके 4 से 5 घंटे बाद 12 से 1 बजे आप जो है लंच कर लीजिए। फिर उसके 4 से 5 घंटे बाद शाम में थोड़ा सा कुछ हल्का भुजा उजा यदि संभव हो तो ले लीजिए, और रात में भोजन करिए तो ठीक, नहीं करिए तो 1 गिलास दूध पी करके सो जाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको इस तरह की समस्या कभी भी नहीं होगी। ठीक है। ये रही बात अल्सर की। अब हम आपको, वसा का पाचन हो गया। वसा का पाचन में भोजन जो है गाढ़ा लेई के समान बन गया था। वह गाढ़ा लेई को अब हम क्या करेंगे? छोटो आंत लिखा गया है।
ठीक है, छोटी आंत होना है, छोटो आंत लिखा गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान दिए थे कि नहीं? ठीक है, अब जो है वह कायम वाला जो भाग है, वह कायम वाला भाग, ठीक है, अमाशय के पाइलोरिक छिद्र होकर के वह जो है छोटी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत क्या है? यह भी मानव के आहार नाल का एक भाग है, मानव के पाचन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, अंग है। इसकी लंबाई जो है वह 6 मीटर होती है और चौड़ाई करीब 2.5 सेंटीमीटर होती है। लंबाई चौड़ाई जो है छोटी आंत की, वह मनुष्य के, जीव के, जंतु के आहार पर निर्भर करता है। दैट मीन्स यदि मनुष्य शाकाहार है, ठीक है, जंतु, मनुष्य मत बोलिए, ठीक है, जंतु शाकाहार है तो उसकी जो है छोटी आंत लंबी होती है, और यदि जंतु मांसाहार है तो उसकी छोटी आंत थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वह उसके पाचन में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, हाँ, सेल्यूलोज के पाचन में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, मांसाहारी जीव जो होते हैं उनका छोटी आंत शाकाहारी जीव के छोटी आंत के तुलना में छोटा होता है, और शाकाहारी जीव का छोटी आंत थोड़ा अधिक लंबा होता है। मनुष्य का छोटी आंत 6 मीटर लंबा होता है, और 6 मीटर लंबा मतलब आप समझ रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ से, समझ लीजिए यहाँ से लेकर के उस टाट तक, यहाँ से वहाँ तक, इतना बड़ा 6 मीटर होगा ये करीब करीब। ठीक है, इतना बड़ा होता है छोटी आंत। ठीक, अब आश्चर्य लगता होगा कि इतना बड़ा अमाशय में छोटी आंत इतना बड़ा कैसे होता है। ठीक, एक्चुअली में तुम लोग छोटी आंत समझ नहीं रहा, देखा नहीं होगा, देखा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। जब तुम बाज़ार जाते हो और वहाँ पर जब तुम बकरी, खस्सी, पाठी का मीट लेते हो, ठीक है, तो उसको जब काटता हुआ देखते हो तो उस समय में देखना एक तरह का पाइप होता है, देखा है, पाइप को खींचता है, देखा है, वही छोटी आंत है। कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मनुष्य का भी उतना ही बड़ा, उससे उतना ही बड़ा, उससे छोटा होता होगा, कुछ छोटा होता होगा, क्योंकि मनुष्य तो सर्वाहार है ना। ठीक है, ऐसे ठीक है, इसको देखेंगे कि बकरी का कितना बड़ा होता है छोटी आंत। ठीक, चलिए अब हम लोग छोटी आंत देखिए, इसी छोटी आंत में भोजन का जो है पाचन होता है, संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। लेकिन देखते हैं छोटी आंत का भी 3 भाग होता है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, ये जो ग्रहणी होता है इसके बीचों बीच एक छिद्र निकलती है, और वह छिद्र जो है 2 छोटे छोटे छिद्र के मिलने से बना होता है। वो 2 छोटे छोटे छिद्र कहाँ से आता है? वो जो है, एक होता है अग्न्याशयी वाहिनी का छिद्र, एक होता है मूल पित्त वाहिनी का छिद्र। ठीक है, ये जो अग्न्याशयी वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी का छिद्र होता है, ये दोनों मिल करके एक छिद्र बनता है जो ग्रहणी में प्रवेश करता है। ठीक है, ग्रहणी के बाद जेजुनम आता है। क्या होता है? ग्रहणी का आकार जो होता है वह सी आकार के जैसा होता है। ग्रहणी, मनुष्य का जो ग्रहणी होता है, छोटी आंत का ग्रहणी, वह सी आकार का होता है। कैसा होता है? सी आकार का। ठीक है, अब देखिए छोटी आंत का जो दूसरा भाग है वो है जेजुनम। क्या है वो? जेजुनम। ठीक है, यह जेजुनम जो है छोटी आंत का अधिकतम भाग होता है। मतलब छोटी आंत का अधिकतम भाग जो है यह जेजुनम ही होता है।
ग्रहणी भी कम भाग में ही होता है, और इलियम जो है यह तो एक तरह का समझ लीजिए, यह भी पाइलोडिक छिद्र के तरह इलियम भी एक तरह का रास्ता है। इस हो करके भोजन जो है वह बड़ी आंत में पहुंचता है। जैसे पाइलोडिक छिद्र होकर के भोजन अमाशय से छोटी आंत में पहुंचा था, तो इलियम होकर के भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचेगा आगे चल करके। ठीक है, तो अब जो है हम पहले ये दोनों हो गया। जेजुनम के बारे में पढ़ लीजिए। जेजुनम जो होता है यह ग्रहणी का एक अधिकांश भाग होता है, और यहीं पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है तथा संपूर्ण अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के जेजुनम में जो भोजन का पाचन होता है वह 3 प्रकार के रस के कारण मदद से होता है, और वो 3 प्रकार के रसों का नाम है, एक का नाम है पित्त, दूसरे का नाम है अग्न्याशयी रस, और तीसरे का नाम है औंत्र रस। ठीक है, यह जो पित्त है यह यकृत से निकलता है। पित्त कहाँ से आता है? पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। सब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको जो हम लेक्चर देते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, उस लेक्चर में 80% ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। 80% ऑब्जेक्टिव वहीं से पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको पूरा ध्यान में रखें। ठीक है, और हो सके तो इस वाले वीडियो को एग्ज़ाम से पहले अभी 8 दिन 10 दिन पर देखते रहना, और एग्ज़ाम से पहले सुंदर तैयारी के लिए इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड कर देना वीडियो को, और उसके बाद देख लेना, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर से ही टोटल ऑब्जेक्टिव आएगा। चलिए, तो पित्त का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। अग्न्याशयी रस का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्याशय से। और आंत्र रस का स्राव कहाँ से होता है? आंत से। ठीक है, अभी हम लोग आगे यकृत अग्न्याशय के बारे में भी पढ़ेंगे। आंत के बारे में तो हम पढ़ ही लिए हैं, यकृत और अग्न्याशय के बारे में भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है तब वह भोजन थोड़ा सा अधिक तरल पदार्थ बन जाता है, मतलब पतला हो जाता है। ठीक है, तब हम इसको चाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल। क्या बोलते हैं? चाइल। यहाँ पे वसा के पाचन के बाद भोजन एक गाढ़े लई के समान हो गया था, जिसको हम लोग काइम बोलते थे। अब वह काइम का संपूर्ण पाचन हो गया है, और अब उसको हम चाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम का संपूर्ण पाचन होने के बाद वह थोड़ा पतला तरल पदार्थ हो जाता है, द्रव पदार्थ हो जाता है, तो हम चाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल। और यह चाइल इलियम के द्वारा जो है बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, हो गया। चलिए, अब जो है आहार नाल के अगले भाग में छोटी सी बात बची हुई है। एक है यकृत। क्या है? यकृत। दूसरा है अग्न्याशय, आंत ग्रंथियाँ, उसके बाद बड़ी आंत, फिर कहानी ख़त्म। ठीक है, तो एक्चुअली में यकृत जो है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बहुत VVI ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये यकृत शरीर की, और इसका आकार जो है भार यह करीब 1.5 kg का होता है। इसका भार कितना होता है? 1.5 kg का होता है। इससे जो रस निकलता है उसको हम पित्त बोलते हैं। लीवर से पित्त नामक स्राव होता है। ठीक है, यह पित्त गाढ़ा होता है, हरा होता है, और इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। भगवान के द्वारा बनाई गई लीला है ये, क्योंकि छोटी आंत में भोजन का जो पाचन होता है वो अम्ल के कारण ही होता है। अम्ल ही भोजन का पाचन करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। वह अम्ल जो है
छोटी आंत तक तो ठीक है, लेकिन वह अम्ल लगा हुआ भोजन बड़ी आंत में जाएगा तो बड़ी आंत को छाल देगा, जला देगा। इसलिए भगवान ने एक तरह के पित्त का जो है आविष्कार किया होगा, पित्त बनाया होगा भगवान, ठीक है। वह पित्त क्या करता है, क्षारीय पदार्थ होता है और छोटी आंत से आए हुए अम्लीय काइम को अभिक्रिया करके, अम्लीय काइम से अभिक्रिया करके उसकी अम्लीयता को नष्ट कर देता है। उसकी अम्लीयता को क्या करता है, नष्ट कर देता है। कौन? यह क्षारीय द्रव पित्त। इसका पाचन में कोई काम नहीं है, यह केवल छोटी आंत में पचे हुए भोजन के अम्लीयता को नष्ट करता है। पहला काम है ये, ठीक है, ये अम्लीयता को नष्ट करता है। इसका दूसरा काम है भोजन के वसा का विखंडन, ठीक है, जिसे हम पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसीकरण। यह भोजन में जो वसा होता है उस वसा का पित्त के लवणों की सहायता से उस भोजन के उस वसा का विखंडन कर देता है। इसको हम पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय जो है यह एक पीले रंग की ग्रंथि होती है, जो कि एक बात हम बताना भूल गए, यकृत जो है उदर के, उदर माने पेट, पेट के दाहिने भाग में स्थित होता है। पेट के ऊपर दाहिने भाग में स्थित होता है। कौन? यकृत, लीवर। पेट के ऊपर दाहिने भाग में स्थित होता है यकृत, ठीक है। आइए अग्न्याशय के बारे में पढ़ते हैं। अग्न्याशय एक पीले रंग की ग्रंथि होती है जो कि अमाशय के नीचे ग्रहणी को घेरे रहती है। ग्रहणी क्या होता है? छोटी आंत का पहला भाग। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी जो है वह छोटी आंत का पहला भाग होती है और उस ग्रहणी को एक पीले रंग की ग्रंथि चारों ओर से घेरी रहती है, जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्न्याशय। इससे जो रस का स्राव होता है उस रस को अग्न्याशयी रस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्न्याशयी रस। क्या बोलते हैं? अग्न्याशय में बहुत सारी पतली नलिकाएं जुड़ करके एक बड़ी नलिका बनाती है, जिसे हम अग्न्याशय वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्न्याशय वाहिनी, ठीक है। अग्न्याशय वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी, यही दोनों मिल करके आगे चल करके इलियम जेजुनम बनाता है। सॉरी, ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी। अग्न्याशयी रस और मूल पित्त वाहिनी, अग्न्याशयी वाहिनी और मूल पित्त वाहिनी दोनों मिल करके जो है आगे चल करके ग्रहणी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब अग्न्याशय से जो रस निकलता है, अग्न्याशयी रस, ठीक है, उसमें 4 प्रकार के रस हैं, देख लीजिए। एक है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलेस, तीसरा है लाइपेस और चौथा है न्यूक्लियस, ठीक है। अग्न्याशय से 4 प्रकार का रस निकलता है, ठीक है। वो होता है, एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेस, तीसरा होता है लाइपेस और चौथा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यह जो एमाइलेस होता है यह आपको स्टार्च से अभिक्रिया करके माल्टोस बनाता है। लाइपेस वसा से, इमल्सीकृत वसा से अभिक्रिया करके वसा अम्ल और गिल्सरॉल बनाता है, जो हम उस समय बताए थे, ठीक है, कि जब वसा का पाचन होने लगता है तो वह वसा, छोटी आंत में बताए थे हम कि जब वसा, छोटी आंत में नहीं, अमाशय में बताए थे, जब वसा का पाचन होने लगता है, वसा का पाचन में एक तरह के एंजाइम का उपयोग होता है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक लाइपेस कहते हैं, बोलते हैं, बोले थे ना, ठीक है, अमाशय वाला में बोले थे, ठीक है, उसको हम लोग गैस्ट्रिक लाइपेस बोलते हैं। ये वही लाइपेस है जो कि वसा को वसा अम्ल और गिल्सरॉल में बदल देता है। यह जो न्यूक्लियस होता है यह न्यूक्लिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, ठीक है।
अब आगे चल करके आंत ग्रंथियां, ठीक है, ये जो अभी बताए ये 12 क्लास में ज़्यादा किससे किससे अभिक्रिया करता है, ये आपका 12th क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंत ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। आंत्र रस जो है बहुत सारी आंत में बहुत सारी ग्रंथियां मिल करके एक जो है बहुत सारी ग्रंथियों से एक तरह का स्राव होता है जिसे हम आंत्र रस कहते हैं। इस आंत्र रस को सक्कस या एंटेरिकस भी सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंत में जो है अमाशय से आया हुआ भोजन गाढ़ा लेइकाइम आंत में आकर के संपूर्ण पाचन के बाद चाइल बन जाता है। यह काइम कहाँ बनता है? अमाशय में। काइम कहाँ बनता है? अमाशय में। उसके बाद यह काइम छोटी आंत में आता है और वहाँ आकर के यह चाइल बन जाता है। क्या बन जाता है? चाइल छोटी आंत में आता है और यहाँ पर यह क्या बन जाता है? चाइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह चाइल बन जाता है। अब जो है बड़ी आंत के बारे में बात कर लें। बड़ी आंत जो है इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है कोलन और दूसरा होता है रेक्टम, ठीक है। कोलन और रेक्टम, बड़ी आंत के दो प्रकार होते हैं, कोलन और रेक्टम, ठीक है। रेक्टम को मलाशय कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। कोलन जो होता है, यह कोलन इसके तीन भाग होते हैं। एक होता है ऊपरीगामी कोलन, दूसरा होता है अनुप्रस्थ कोलन और तीसरा होता है अधोगामी कोलन, ठीक है। भोजन जो है वह छोटी आंत के तीन भाग होते थे, हमने आपको बताया, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंत के इलियम होकर के भोजन जो है वह ऊपरीगामी कोलन में पहुंचता है, मतलब कि कोलन में पहुंचता है, ठीक है। और कोलन के बाद जो है, कोलन के बाद भोजन इलियम होकर के बड़ी आंत के कोलम में पहुंचता है, कोलन में पहुंचता है और कोलन से भोजन पहुंचता है रेक्टम में, मलाशय में। यहाँ पर भोजन जो है मलाशय में भोजन का अवशेष भाग जो है, अवशेष पदार्थ जो है, ठीक है, भोजन जो पचने के बाद जो लास्ट में बचता है, ठीक है, आप सिट्ठी कह सकते हैं अपने भाषा में उसको, ठीक है, वह जो है मलाशय में आकर के क्या होता है? जमा हो जाता है। मलाशय जो है अधोगामी कोलन, कोलन का अधोगामी कोलन जो है यह रेक्टम में खुलता है, मतलब मलाशय में, ठीक है। और मलाशय का जो लास्ट में एक छिद्र होता है जिसको हम मलद्वार बोलते हैं, मलाशय में सारा भोजन, अपचा भोजन, जो पच गया वो तो पच गया, जो अपचा रह गया, ठीक है, वह मलाशय में आकर के जमा हो जाता है और मलद्वार होकर के समय समय पर निकलते रहता है, ठीक है। जब ज़्यादा जमा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है अपने प्रेशर वहाँ पर बनता है और उस प्रेशर के कारण मलद्वार होकर के भोजन, अपचा भोजन निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर था जिसको आप पोषण कहते हैं। हमने पोषण को पढ़ा, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं और फिर उन प्रकार का जो स्वपोषण, परपोषण, फिर परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। फिर उसका प्रकार पढ़ने के बाद हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़े, ठीक है। जंतुओं में पोषण पढ़ने के बाद उससे पहले हम लोग पढ़े थे पौधों में पोषण, ठीक है ना। उसके बाद जंतुओं में पोषण पढ़े, उसके बाद हम लोग आहार नाल पढ़े, पाचन तंत्र पढ़े। पाचन तंत्र के आहार नाल में सबसे पहले मुख गुहा को पढ़े, मुख गुहा के बाद हम लोगों ने ग्रसनी को पढ़ा, ग्रसनी के बाद ग्रास नली को पढ़ा, ग्रास नली के बाद अमाशय को पढ़ा, अमाशय के बाद क्या कहते हैं, छोटी आंत को पढ़ा, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत को पढ़ा। इस बीच में हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, ठीक है। अमाशय के कितने भाग में बटे होते हैं, कार्डियक, पुंडिगौर, पायलोडिक, उसको पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जठर ग्रंथि को पढ़ा। जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, श्लेष्मा, क्या कहते हैं, अम्लजन और जाइमोजिन, उसको पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन का पाचन कैसे होता है उसको पढ़ा, फिर वसा का पाचन कैसे होता है उसको पढ़ा, वसा के पाचन के बाद भोजन काइम बन जाता है उसको पढ़ा। उसके बाद छोटी आंत को पढ़ा, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, उसको पढ़ा। छोटी आंत की लंबाई आहार
व्यवहार के आधार पर निर्भर करता है उसको पढ़ा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, उसको पढ़ा। उसके बाद ग्रहणी को फिर पढ़ा, विस्तार रूप से पढ़ा, जेजुनम को विस्तार रूप से पढ़ा। उसके बाद क्या कहते हैं, जेजुनम के बाद इलियम को नहीं पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भोजन के पाचन को। जब भोजन पूरी तरह से पाचित तो हो गया तब हम लोगों ने यकृत को पढ़ा। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, 1.5 किलो का भार होता है। इसके 2 कार्य होते हैं, छोटी आंत से आए हुए भोजन को क्या कहते हैं, छोटी आंत से आए हुए भोजन की अम्लता को नष्ट कर देता है और भोजन के वसा का विखंडन कर देता है, इसे हम पायसीकरण कहते हैं। फिर हमने अग्न्याशय को पढ़ा। अग्न्याशय जो है बहुत सारी छोटी वाहिनियों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हम लोगों ने अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में पढ़ा। यह पीले रंग की एक ग्रंथि होती है और इसमें गाढ़े रंग का जो है पित्त होता है, जिसे हम अग्न्याशय रस बोलते हैं, अग्न्याशय ग्रंथि बोलते हैं। गाढ़े रंग की पीली ग्रंथि को हम लोग अग्न्याशय ग्रंथि बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि यह हमारे अमाशय के या हमारे अमाशय के नीचे ग्रहणी को घेरे रहता है। ठीक है, आंत्र रस में, अग्न्याशयी रस में हम लोगों ने 4 प्रकार के रस को पढ़ा। ट्रिप्सिन पढ़ा, एमाइलेस पढ़ा, लाइपेस पढ़ा और न्यूक्लियस पढ़ा। ठीक है, उसकी अभिक्रिया को भी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बड़ी आंत को पढ़ा। बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, कोलन और रेक्टम। कोलन के भी 3 भाग होते हैं, क्या कहते हैं, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। उसके बाद हम लोगों ने मलाशय को पढ़ा। उसके बाद जो है मलाशय के बाद मल्लद्वार को पढ़ा। इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो गई। ठीक है, तो 1-1.5 मिनट में पूरा चैप्टर हो गया। 1-1.5 मिनट लगा होगा बोलने में, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में इसके बाद पढ़ेंगे श्वसन के बारे में।